Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. So today I am going to tell you about anti-abuse therapy. So इसमें सबसे पहले आता है आपका अल्कोहल डिटरेंट एजेंट्स. सो ये वो एजेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में अल्कोहल की वजह से कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उसको डिसेंसिटाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं. और इसमें मोस्ट कॉमनली ड्रग जो हम यूज़ करते हैं वो डाइसल्फिराम होती है. इसको आप टेट्राइथाइल थायोराम्स डाइसल्फाइड भी बोल सकते हैं या फिर सिंपली एंटी अब्यूज़ भी बोल सकते हैं. सो डाइसल्फिराम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस. सो डाइसल्फिराम एक तरीके की ड्रग होती है जिसका मेन पर्पस होता है जो आपकी अल्कोहल डिपेंडेंस है उसको सीज करना या उसे ब्लॉक करना या फिर स्टॉप करना. ठीक है, तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत रैपिड होता है. और अगर कोई पर्सन ड्रग ले रहा है डाइसल्फिराम, तो अगर वो कोई भी अल्कोहल कंटेनिंग आइटम कंज्यूम करता है तो उसको जो इफ़ेक्ट आएगा वो बहुत अनप्लीजेंट इफ़ेक्ट आता है. ठीक है, चाहे वो बहुत थोड़ा सा अमाउंट ही क्यों ना ले रहा हो अल्कोहल का. तो डाइसल्फिराम एक तरीके की मेडिसिन है. ठीक है, वो हम लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं पेशेंट्स में जो कि अल्कोहल मिस यूज़ करते हैं या सब्सटेंस अब्यूज़ में इंडल्ज्ड होते हैं, पर्टिकुलरली अल्कोहल. तो अगर कोई पर्सन अगर डाइसल्फिराम ले रहा है और उसके साथ साथ अगर वो कोई भी अल्कोहल कंटेनिंग चीज़ को ले रहा है, इवन दो बहुत स्मॉल अमाउंट भी है, तो भी उसकी बॉडी जो है उसको बहुत गंदा रिएक्शन देती है. ठीक है, तो इस इफ़ेक्ट की वजह से हम क्या करते हैं, इसीलिए जो अल्कोहल कंज्यूम करने वाले पेशेंट्स होते हैं उनको डाइसल्फिराम दिया जाता है. ठीक है, और इसका केमिकल नेम है टेट्रा इथाइल थियोराम डाइसल्फाइड. तो जो नॉलेज मीन्स द नॉलेज दैट टेकिंग अल्कोहल विल बी अनप्लीजेंट सर्व्स एज अ रीइंफोर्समेंट और एडिशनल सपोर्ट टू देयर डिसीजन नॉट टू ड्रिंक. यानी कि ये ड्रग का जो इफ़ेक्ट होता है, यानी कि आप अगर डाइसल्फिराम ले रहे हो और उसके बाद आपने कोई अल्कोहल कंज्यूम किया तो जो बॉडी अनप्लीजेंट रिएक्शन शो करती है, इसकी वजह से ही मीन्स द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग डाइसल्फिराम इज़ दैट ओनली कि आप दोबारा कभी फिर अल्कोहल कंज्यूम करोगे ही नहीं. ठीक है, और इससे जो है कि अगर कोई अगर आपको प्रेशराइज़ कर रहा है फ्रेंड्स या कुछ भी कि आप ड्रिंक करें, तो उस टाइम पे आप उस ड्रिंक को अवॉइड कर देंगे. ठीक है, और ये आपकी 250 mg की टैबलेट्स में सप्लाई होता है और इसकी यूजुअल डोसेज जो होती है 125 to 500 mg पर डे होती है. बट 500 mg से ज़्यादा वो एक्सीड नहीं कर सकते हैं. ठीक है, और ये जो है आपको बेड टाइम से पहले लेनी होती है सो दैट कि इसको खा के जो ड्राउजीनेस होती है वो आपको ना हो. लाइक मॉर्निंग टाइम पे अगर आप लेंगे तो आपको काफ़ी इसके साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं, बट एट नाइट इसे लेना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. सो इसका मेटाबॉलिज्म तो जो डाइसल्फिराम होता है वो कम्प्लीटली स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है, और ओरली लिया जाता है इसे. ठीक है, और ये लीवर में इसका ब्रेक डाउन होता है और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन होता है. ठीक है, आप जो है अगर आप डाइसल्फिराम ले रहे हैं और टोटली बॉडी से एलिमिनेट करना है तो उसके लिए 1 to 2 वीक्स लगते ही हैं. ठीक है, कि आपने लास्ट जब लिया उससे 1 to 2 वीक्स बाद वो बॉडी से टोटली आउट होता है. तो डाइसल्फिराम अगर आप लेना भी बंद कर रहे हैं तो भी 2 वीक्स तक उसका इफ़ेक्ट रहता है. सो अब डाइसल्फिराम किनको नहीं लेना चाहिए. सो डाइसल्फिराम जनरली बच्चों को नहीं देते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स या किसी को रिसेंटली हार्ट अटैक हो, कोई लिवर डैमेज हो लाइक सिरोसिस हो या हेपेटाइटिस हो, फिट्स हो रहे हैं उसको, सीजर्स हो रहे हैं पेशेंट को, साइकोसिस है, कोई मेजर डिप्रेशन है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, या फिर जो पेशेंट नहीं लेना चाहता है या फिर जिनको पता ही नहीं है कि हम उन्हें मेडिसिन दे रहे हैं तो उन्हें नहीं देनी चाहिए. सो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लाइक लेथार्जी ड्राउजीनेस जो 45% होते हैं. लेथार्जी ड्राउजीनेस होता है जो 45% आपको देखने को मिलती है. दैट्स वाई से नाइट में प्रेफरेबली लेने की सलाह दी जाती है. देन डिक्रीज मेमोरी हो जाती है 40%, हेड एक 35%, इचिंग 33%, डिक्रीज स्लीप 27%, डिजीनेस 22% एंड सेक्शुअल प्रॉब्लम्स 10%. सो डाइसल्फिराम अल्कोहल रिएक्शन, तो इसमें जो डाइसल्फिराम होता है ना, वो जो बॉडी में नॉर्मली अल्कोहल ब्रेक डाउन होता है ये वहाँ इंटरफेयर करता है. ये वहाँ पे क्या करता है, एसिड एल्डिहाइड का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा देता है वहाँ पे. ठीक है, तो फिर जब ये अल्कोहल जब ब्रेक डाउन होता है तो एसिडल्डिहाइड इंक्रीज होता है. तो ये जो एसिडल्डिहाइड का प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन करता है दैट इज़ 10 टाइम मोर देन द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म. कि अगर नॉर्मल अल्कोहल ले रहा है कोई पर्सन और उसने डाइसल्फिराम नहीं लिया है तो जितना एसिडल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा डाइसल्फिराम लेने के बाद वो 10 टाइम्स ज़्यादा होगा. तो इसकी वजह से अगर ज़्यादा एसिडल्डिहाइड उसकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है तो अनप्लीजेंट रिएक्शंस आते हैं. दैट इज़ नोन एज डाइसल्फिराम अल्कोहल रिएक्शन.
तो डाइसल्फिराम एक्शन बेसिकली क्या है कि ये एक एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर है, ठीक है। ये क्या करता है, अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म नहीं होने देता है और ब्लड एसिड एल्डिहाइड लेवल्स को बढ़ा देता है। तो जब एसिड एल्डिहाइड एक्यूमुलेट होगा तो बहुत सारे अनप्लीजेंट रिएक्शंस आएंगे, जिसको डाइसल्फिराम इथेनॉल रिएक्शन बोला जाता है। तो इसमें नोजिया, थ्रॉबिंग हेडेक होगा पेशेंट को, हाइपोटेंशन, स्वेटिंग, थर्स्ट, चेस्ट पेन, टेकिकार्डिया, वर्टिगो, ब्लड विजन एसोसिएटेड विद सीवियर एंजाइटी, ये पेशेंट्स को रिएक्शन होंगे। अब आप जब डाइसल्फिराम ले रहे हैं, द थिंग्स टू बी अवॉइडेड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो थोड़ा सा भी अमाउंट अगर आप अल्कोहल का ले लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट रिएक्शन होगा, दैट इज़ डाइसल्फिराम अल्कोहल रिएक्शन। देन कोई पर्सन अगर डाइसल्फिराम ले रहा है तो उसे अल्कोहल कंटेनिंग कोई भी आइटम नहीं लेना है, लाइक कफ सिरप, वाइटामिन टॉनिक, आयुर्वेदिक टॉनिक्स और शेव लोशन और परफ्यूम, स्पिरिट बेस्ड पेंट्स, ग्लूज, थिनर्स एट्सेट्रा, या कोई फर्मेंटेड फूड, तो कुछ भी नहीं है ऐसा। डाइसल्फिराम अल्कोहल रिएक्शंस जो है वो, अगर आप लास्ट डोज लाइक कि आप सीज़ करना चाह रहे हैं कि अब मुझे डाइसल्फिराम नहीं लेना है, तो उसके अप टू 2 वीक्स भी आपको रिएक्शन रहता है इस चीज़ का, क्योंकि बॉडी में से वो टोटली आउट अप टू 2 वीक्स तक ही हो पाता है, तो तभी भी ये रिएक्शन परसिस्टेंट हो सकते हैं। तो डाइसल्फिराम अगर रिएक्शन नेगेटिव रिएक्शन दे रहा है बॉडी को, तो क्या करना चाहिए, तो हमेशा जो पेशेंट है उसे एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड कैरी करना चाहिए जिसमें डाइसल्फिराम अल्कोहल रिएक्शन के बारे में बताया गया हो। और अगर किसी पर्सन को डाइसल्फिराम अल्कोहल रिएक्शन हो रहा है तो उसे सबसे पहले तो डाइसल्फिराम स्टॉप करना है। सेकेंड, नियर बाय डॉक्टर के पास जाना है, कंसल्ट करना है। फर्दर फॉर इंफॉर्मेशन के लिए उसे साइकेट्रिस्ट को अपने कंसल्ट करना है। अगर डाइसल्फिराम अल्कोहल रिएक्शन ज़्यादा सीवियर है तो पेशेंट को जो है हॉस्पिटल एडमिशन की नीड भी हो सकती है, या किसी नर्सिंग होम की, सो दैट कि जो उसका वाइटल्स हैं उसके वो मॉनिटर किए जा सके, ठीक है। उसको सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है वो हम प्रोवाइड कर सके थ्रू IV फ्लूइड्स, ठीक है। और स्पेशली इंजेक्शन एविल प्रोवाइड किया जाता है ताकि एलर्जिक रिएक्शन प्रिवेंट हो, ठीक है। और डोपामीन दिया जाता है ताकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिम्टम ऑफ द पेशेंट। सो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन दैट कि सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्म कंसेंट लेना है शुरू करने से पहले ट्रीटमेंट को, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसके बाद आपको ये देखना है कि एटलीस्ट 12 आवर्स हो चुके हों आफ्टर द अल्कोहल कंजम्पशन, ठीक है। बिफोर आपको ड्रग देने से पहले देखना है कि मीन्स कि 12 आवर्स हो जाने चाहिए। उस ड्यूरेशन में अगर आप देंगे 12 आवर्स नहीं हुए हैं तो पेशेंट की बॉडी जो है वो बहुत सीवियरली रिएक्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद पेशेंट्स को हमें बताना है लाइक कि अगर आप अल्कोहल इंजेस्ट करेंगे तो आपकी बॉडी जो साइड इफ़ेक्ट शो करेगी, एडवर्स रिएक्शन शो करेगी, वो उन्हें बताना है। तो आपको उन्हें ये भी बताना है कि आपको कफ सिरप, सॉसेज या आफ्टर शेव लोशंस कुछ भी अप्लाई या इंजेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर पेशेंट CNS डिप्रेसेंट ले रहा है या ओवर द काउंटर मेडिकेशंस ले रहा है तो आपको उन्हें बताना है कि हाउ टू टेक, वेदर टू टेक और नॉट, ठीक है। फिर आपको पेशेंट को ये बताना है कि अगर आप डाइसल्फिराम अगर ले रहे हैं तो आपको ड्राइविंग वगैरह ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, एज इट कॉज ड्राउजीनेस। नाउ द पेशेंट को आपको वार्न करना है कि अल्कोहल रिएक्शन जो है वो अप टू 2 वीक्स तक रह सकता है, ठीक है। कि अगर आपने आज भी लास्ट डोज ली है तो भी आप ये ना सोचिए कि आप अल्कोहल ले सकते हैं, तो कंजम्पशंस आपको फिर भी लो रखने होंगे। फिर पेशेंट को एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड हमेशा कैरी करना है, ठीक है, जिसमें डाइसल्फिराम अल्कोहल रिएक्शन मेंशन्ड हो, उसका नेम, फ़ोन नंबर, फिजिशियन का, एवरीथिंग। उसके बाद जो आपको मेन इंपॉर्टेंस है वो आपकी फॉलोअप केयर्स की है। तो आपको पेशेंट को इनकरेज करना है या टीच करना है कि फॉलोअप केयर आपको लेनी है अपने फिजिशियन से, अपनी प्रोग्रेस मॉनिटर करवानी है, एज इट इज़ अ लॉन्ग टर्म थेरेपी। So you have to teach the patient about it. So thank you so much guys, hope you all like my video. So don't forget to like, subscribe and share my video, and if you have any queries, put them in the comment section. Thank you.